नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल बोरिया जंक्शन में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था विषय के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले कुछ लेक्चरों में हम लोग 1833 के चार्टर एक्ट तक पहुंच चुके थे। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद की कहानी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और 1833 के चार्टर एक्ट के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को अगला चार्टर एक्ट पढ़ना होता है 1853 का चार्टर एक्ट। चलिए तो शुरू करते हैं। 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट थोड़ा सा नीचे लिखे दे रहे। 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट को पढ़ने से पहले हम लोगों ने जो चर्चा की थी उसको दोबारा से थोड़ा सा रिपीट करना जरूरी है। हम लोगों ने सबसे पहले 1600 का चार्टर एक्ट पढ़ा था, जो स्टार्टिंग हुई थी, कंपनी को एक अधिकार दिया गया था 15 वर्षों के लिए। 1726 में हुआ था, कंपनी के कार्यों का विकेंद्रीकरण हुआ। इसके बाद हम लोगों ने 1773 का पढ़ा था, जिसमें कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए कौन आया था? ब्रिटिश संसद का कुछ हस्तक्षेप स्टार्ट हुआ था 1784 में। भाई हस्तक्षेप यहाँ पर हुआ था और किस तरीके से कंट्रोल करना है, कंट्रोल करने के लिए काम यहाँ से स्टार्ट हो गया था। मतलब कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल 1784 से स्टार्ट हो चुका था। 1784 से जैसे ही कंपनी पर किसका कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है? ब्रिटिश सरकार का। तो 1793, 1813, 1833 ये 3 चार्टर एक्ट हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। ये 3 चार्टर एक्ट पढ़ चुके थे। इसमें 20 साल बढ़े थे तो 1813, इसमें 20 साल बढ़े थे 1833, फिर से 20 साल बढ़ेंगे तो 1853 तक पहुंच जाएंगे। 1853 तक हम लोग पहुंचेंगे और आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो 1853 का ही चार्टर एक्ट होगा, यानी 1793। इसके बाद आप लोगों को पता है 1857 की क्रांति होती है, जस्ट 3 साल बाद, चौथे साल में 1857 की क्रांति होती है और वर्ष आता है फिर 1858। यहाँ से चीज़ें क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। यानी अगर हम कहें कि 1793 से आने वाले चार्टर एक्टों की श्रृंखला में 1853 का चार्टर एक्ट जो था वो अंतिम चार्टर एक्ट माना जाता है। यानी क्योंकि इसके बाद चार्टर एक्ट नहीं आएंगे, भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, इस तरीके के नामों के साथ आएंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो ब्रिटेन से भेजे जा रहे चार्टर एक्टों में अंतिम श्रृंखला में अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा था? तो 1853 का चार्टर एक्ट हुआ करता था। अब इस चीज़ को हम लोग लिखना स्टार्ट करते। इतनी चीज़ आप लोग दिमाग में रखेंगे। 1600 में कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार मिला। 1726 में शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ। एक एक कार्य आप लोगों को कम से कम दिमाग में होना चाहिए। 1773 में कंपनी के अधिकारों पर या कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट लाया। किस तरीके से काम हुआ, इसके लिए हम आपको यहाँ से 1600 से लेकर 1853 तक की सारी चीज़ें एक वीडियो में कंबाइंड करने की कोशिश करेंगे। वो इसके बाद वाला वीडियो रहेगा। अभी हम लोग 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ते हैं। 1853 के चार्टर एक्ट को पढ़ने में सबसे पहला बिंदु हमको यही लिखना है कि 1793 से लेकर 1857 तक के चार्टर एक्ट की श्रृंखला में 1857 की चार्टर एक्ट की श्रृंखला में क्यों? क्योंकि 1857 के बाद आप लोगों का कंपनी का शासन खत्म हो जाएगा और ब्रिटिश क्राउन का शासन स्टार्ट हो जाएगा। तो 1793 से लेकर 1857 तक के चार्टर एक्ट की श्रृंखला में इस एक्ट को अंतिम चार्टर एक्ट माना जाता है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम है कि अंतिम किसको कहा जाता था, लेकिन दिमाग में रखने की जरूरत हम लोगों के पास है। भाई ये तो इसकी थोड़ी सी हमने आपको बताया कि बात क्या थी, इसकी पहचान बताई, लेकिन इस चार्टर एक्ट में काम क्या क्या हुए? अंतिम था तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कुछ काम नहीं होगा, काम होगा और इसमें संवैधानिक दृष्टि से कई महत्वपूर्ण काम हुए। और कौन कौन से काम हुए वो हम लिखे दे रहे हैं, यानी आप लोग हेडिंग डाल लेंगे इस एक्ट के प्रावधान। इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए थे? इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए थे? सबसे पहले हम आपको बता दें
आप लोगों से चर्चा की थी हमने 1773 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना था उसकी परिषद में हुआ करते थे सदस्यों की संख्या 4। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में इसी सदस्य संख्या को कर दिया गया था 3। 1833 में एक सदस्य और आता है +1 होता है जिसको हम लोग विधि सदस्य कहा था, लॉर्ड मैकाले आता है 1833 में, तो +1 होने के साथ जिस संख्या फिर से कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। 1833 के बाद अगला चार्टर एक्ट हम लोग 1853 का पढ़ते हैं, यानी इस समय, और हमने आपको बताया था जो +1 सदस्य हुआ करता था सदस्य तो था लेकिन पूर्ण सदस्य नहीं हुआ करता था। जी हम लोगों ने पिछले चार्टर एक्ट की बात की थी 1833 की, उसमें हमने आपको बताया था कि पूर्ण सदस्य ना होना वो कहलाता था, यानी जो आप लोगों का 1833 में विधि सदस्य आया था वो परिषद का सदस्य तो हुआ करता था परंतु उसको परिषद के नियम कायदे कानूनों में सिर्फ सलाह देने का अधिकार था, मत देने का प्रयोग नहीं था, इसलिए उसको पूर्ण सदस्य नहीं माना जाता था। लेकिन जैसे ही 1853 का चार्टर एक्ट आता है तो इस सदस्य को, यानी जो विधि सदस्य था, जो चौथा सदस्य हुआ करता था, उसको पूर्ण सदस्य बना दिया गया। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पहले नंबर पे हेडिंग डाल के लिखेंगे इसके अंतर्गत कि गवर्नर जनरल, यानी भारत का, क्योंकि अब भारत का गवर्नर जनरल कह रहे थे, भारत के गवर्नर जनरल की परिषद का नवीनीकरण किया गया, मतलब उसमें कुछ नई चीजें आई। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत कुछ नई चीजें आई, क्योंकि अब तक ब्रिटिश क्राउन कंपनी पर पूरी तरीके से नियंत्रण कंट्रोल कर चुका था, मतलब पूरी तरीके से भारत और कंपनी किसके कंट्रोल में पहुंच चुकी थी, ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में पहुंच। तो किस तरीके से वो अपनी व्यवस्था सेट करना चाह रहे थे कंट्रोल पाने के बाद, तो उन्होंने पहले बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, सारे भारत के लिए नियम कायदे कानून बना सकता था। ये सारी की सारी बातें जानने के लिए आप लोगों को 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ना पड़ेगा, जो पीछे के वीडियो में रहेगा। भारत के गवर्नर जनरल की परिषद का नवीनीकरण किया गया। नवीनीकरण का मतलब होता है इसमें कुछ नए प्रावधान लाए गए। नए प्रावधान क्या थे, अब इसी के अंदर आप लोग पॉइंट बना के लिखेंगे कि परिषद के चौथे सदस्य, जो कौन हुआ करता था, विधि सदस्य को, जो चौथा सदस्य था जिसे हम लोगों ने विधि सदस्य बताया था, विधि सदस्य जो कौन बनकर आया था, लॉर्ड मैकाले, को पूर्ण सदस्य बनाया गया। पूर्ण सदस्य का दर्जा प्राप्त हुआ ऐसे, क्योंकि पहले पूर्ण सदस्य नहीं हुआ था, दर्जा प्राप्त हुआ। इसी के साथ आप लोग कंटिन्यू कर लेंगे, अर्थात अब विधि सदस्य को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ, पहला काम था। साथ में लिखेंगे अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, भारत का। अब भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य संख्या 4 हो गई थी। अच्छा, अब भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य संख्या कितनी हो गई थी, 4 हो गई थी। क्या सदस्य संख्या 4 होने तक ही की चीजें क्लियर रहेंगी, इसके अलावा भी कुछ था? तो हम आपको बता दें कि इस समय पर गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य संख्या 4 तो थी, साथ में अब पहले बंगाल का, इसको भारत के गवर्नर जनरल को पहले क्या कहा जाता था, बंगाल के गवर्नर जनरल। जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उसको 4 लोगों की परिषद प्राप्त हुआ करती थी, जिसे हम लोग गवर्नर जनरल और उसकी परिषद कहा करते थे, क्योंकि वो तब बंगाल और कुछ प्रेसिडेंसियों पर मालिक हुआ करता था। 1833 के चार्टर एक्ट में देखा कि वो व्यक्ति अब पूरे भारत के लिए काम करेगा, इसलिए उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। जब बंगाल का गवर्नर जनरल था तब उसको काम करने के लिए सिर्फ 4 सदस्यों की जरूरत थी। अब पूरे भारत पे काम करना है तो इसके लिए सदस्यों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो लिखेंगे तथा, इसी के साथ लिखेंगे तथा गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों
की नियुक्ति की गई। और जो 6 नए सदस्य आएंगे वो इन्हीं की प्रेसिडेंसियों से आएंगे, की गई, जिन्हें इन 6 सदस्यों को पहले तो लिख लेंगे क्या किया जाता था, जिन्हें विधान पार्षद कहा जाता था, जिन्हें विधान पार्षद कहा जाता था। आपसे पूछा जाएगा जी जो 6 सदस्य हुआ करते थे इनको क्या कहा जाता था, तो इनको विधान पार्षद कहा जाता था। पूछा जाएगा कि कितने विधान पार्षद जोड़े गए थे, तो 6 नए। कब जोड़े गए थे, 1853 के चार्टर एक्ट में। तो पहले से सदस्य संख्या 4 थी, 6 नए जोड़ दिए गए, टोटल कितने हो गए, 10। 2 अतिरिक्त व्यक्ति हुआ करते थे। इस तरीके से 12 व्यक्तियों की भारत के गवर्नर जनरल की 12 व्यक्तियों की क्या हुई, परिषद बनकर तैयार हुई। तो इसके लिए आपको एक बार चेक कर लें, हम आपको नीचे तक का दिखाई दे रहा है या नहीं। हाँ, इसमें आप लोग लिखेंगे, साथ में लिखना है आपको इसी पॉइंट में, गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 हो गई थी तथा गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य की भी इनकी नियुक्ति की गई, जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। यानी 4 सदस्य थे, 6 नए सदस्य बने, टोटल 10 हो गए। साथ ही 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की गई, 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। यानी गवर्नर जनरल चाहे तो 2 अन्य सदस्य ला सकते हैं, नियुक्ति का प्रावधान किया गया। तो पहले 4, उसके बाद 6 विधान पार्षद और 2 अलग, टोटल कितना हो जाएगा, 6 4 10 2 12। जो 12 लोग किस में शामिल रहेंगे, भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में। अब भारत के गवर्नर जनरल की परिषद पूरे देश के लिए काम करेगी या बंगाल के लिए या मद्रास के लिए या आपकी बंबई के लिए। तो जब गवर्नर जनरल के आगे लिखा है भारत के गवर्नर जनरल, यानी भारत के गवर्नर जनरल की जो परिषद होगी वो पूरे भारत के लिए काम करेगी। पूरे भारत के लिए किसका काम करेगी, विधान पार्षद थे, यानी विधान बनाने का, विधि बनाने का, कानून बनाने का काम करेगी। और वर्तमान में हमारे देश में कानून बनाने की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है, तो कानून बनाने का काम हमारे देश में अभी संसद का होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो यह परिषद बनी, कितने सदस्यों वाली, 12 सदस्यों वाली जो यह परिषद हुआ करती थी, इसको गवर्नर जनरल की परिषद के साथ साथ क्या कहा जाने लगा, केंद्रीय विधान परिषद कहा जाने लगा। इसी चीज को आप लोग अभी कंटिन्यू रखेंगे। इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है और आपके लिए महत्वपूर्ण भी रहेगा। पहले पॉइंट में ही सारी बातें अधिकांशतः होंगी आप लोगों की। आप लोग इसीलिए आपको इसको बड़े आसानी से पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे पहले के अंदर ही हमने आपको बताया, पहला सेगमेंट इतना है कि चौथे सदस्य को स्थायी कर दिया गया, उसको मत देने का अधिकार मिल गया। दूसरे में तो जब स्थायी हो गया तो पहले भी 4 थे, 1784 में 3 किए गए थे, फिर 1833 में फिर 4 हो गए थे, लेकिन चौथा स्थायी नहीं था। यहाँ चौथा स्थायी हो गया तो 4 स्थायी सदस्य हो गए, 6 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई जिन्हें विधान पार्षद और 2 अन्य सदस्य लिखेंगे। इस तरह क्या, भारत के गवर्नर जनरल की परिषद की संरचना निम्न तरह हो गई। कैसे हो गई वो हम बता रहे, तो आप लोगों को इस तरीके से लिख लेना है, परिषद। परिषद में लिखेंगे आप लोग 6 मतलब 4 स्थायी सदस्य, 4 स्थायी सदस्य, 6 विधान पार्षद और 2 अन्य सदस्य, 2 अन्य सदस्य। और परिषद में टोटल कितना हो जाएगा, कुल कितने, कुल 12 सदस्य। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, अभी आप लोगों ने सिर्फ भाई पहला बिंदु ही हम लोग लिख रहे हैं। पहला बिंदु आप लोगों को डिटेल से लिखना है, क्योंकि इसमें हमने सीधा सीधा लिखा है भारत के गवर्नर जनरल की परिषद का क्या किया गया, भारत के गवर्नर जनरल की परिषद का नवीनीकरण किया गया। नवीनीकरण का मतलब उसमें कुछ नवीनता आई। नवीनता क्या आई भाई, 1833 में आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक
नया सदस्य बुलाया था ब्रिटेन वालों ने या कंपनी वालों ने, एक नया सदस्य प्राप्त किया था जिसको विधि सदस्य कहा जाता था। विधि सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद का अस्थायी सदस्य, वो सॉरी अपूर्ण सदस्य था, यानी पूर्ण सदस्य नहीं हुआ करता था। पूर्ण सदस्य नहीं था इसलिए उसको वोट देने का या मत का प्रयोग करने का अधिकार नहीं था। लेकिन 1853 के अंतर्गत उसको, यानी चौथे सदस्य को जो विधि सदस्य बन के आया था, उसको पूर्ण सदस्य का दर्जा प्राप्त हो गया, यानी अब वो क्या दे सकता था, मत दे सकता था। दूसरा काम क्या होगा कि गवर्नर जनरल की परिषद में जो पहले पूर्ण सदस्य 3 थे, अब कितने हो गए थे, 4। तो 4 पूर्ण सदस्य हो गए। साथ में ही उन्होंने कहा कि अब भाई पहले तो बंगाल का था इसलिए 4 सदस्यों में काम चल रहा था, अब पूरे भारत के लिए काम करना है इसलिए सदस्यों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा भारत का गवर्नर जनरल होगा उसकी परिषद में 4 स्थायी सदस्यों के अलावा, 4 तो वो रहेंगे, उसके अलावा 6 नए सदस्यों की भी नियुक्ति की जाए। और वो 6 सदस्य कौन से हों, क्या कहलाएंगे, विधान पार्षद कहलाएंगे। तो 6 सदस्य और आ गए जिन्हें विधान पार्षद। साथ ही गवर्नर जनरल को कह दिया गया कि आप 2 अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति कर सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो वही हमने ऊपर आप लोगों को लिख के बताया कि इस तरह भारत के गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या निम्न की संरचना निम्न तरह हो गई। परिषद में टोटल कितने थे, 12, 4 स्थायी, 6 विधान पार्षद और 2 अन्य सदस्य हुआ करते थे। इसी चीज को अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। इसके बाद आगे आप लोगों को लिखना है कि जो संरचना है इसको थोड़ा सा समझ लें हम। तो जो 4 सदस्य हुआ करते थे ये तो स्थायी हुआ करते थे, और जो 6 सदस्य हुआ करते थे इनको विधान पार्षद में, इन 6 में से 4 ऐसे लिखेंगे, इन 6 सदस्यों में से 4 सदस्य तो कहाँ से, उनकी 4 प्रेसिडेंसियों से निकाले जाने थे। एक बंबई से, कुछ भाई आप लोगों के इन 4 सदस्यों में से कम एक तो चाहिए ही था, और जो प्रेसिडेंसी जैसे बिहार और उड़ीसा का जोड़ लेंगे तो आप लोगों के 6 हो जाएंगे। बंबई, मद्रास और बंगाल। और 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पर एक प्रेसिडेंसी का नया निर्माण हुआ था, वो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी आगरा प्रेसिडेंसी। तो इन 4 प्रेसिडेंसियों से कम एक सदस्य तो लेना ही था, यानी 6 सदस्यों में से कम आपके पास 4 तो होनी चाहिए। इसमें आप बिहार और उड़ीसा ऐड कर देंगे तो टोटल विधान परिषद के कितने हो जाएंगे, 6, और 2 अन्य सदस्य जी आवश्यकता अनुसार। तो जो संरचना थी इसी को क्या कहा गया, हाँ इसी परिषद को लिखेंगे, इस परिषद को केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि यह परिषद आप लोगों के किसी प्रांत या प्रेसिडेंसी में काम नहीं कर रही थी। ये परिषद या ये किसकी परिषद थी, भारत के गवर्नर जनरल की थी, इसलिए पूरे भारत में काम करेगी। और पूरे भारत में काम करने वाली परिषद को ही क्या कहा जाएगा, केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। यह परिषद किस तरीके से काम करेगी, यह परिषद छोटी संसद के रूप में काम कर रही थी। परिषद भारत में, यह परिषद भारत में छोटी संसद, मिनी पार्लियामेंट, छोटी संसद के रूप में कार्य करने लगी। मिनी पार्लियामेंट, आप कहोगे छोटी संसद ये है तो फिर बड़ी संसद भी थी क्या, बड़ी संसद आप लोगों की ब्रिटेन में बैठी थी। बड़ी संसद कहाँ थी, ब्रिटेन में, यानी ब्रिटेन की संसद को बड़ी संसद और भारत में जो काम कर रहे थे उनको छोटी संसद कहा जाने लगा। साथ में ही लिखेंगे आप, अगला पहले बिंदु में आप लोगों को इतना ही लिखना है कि भारत के गवर्नर जनरल की परिषद का क्या किया गया, नवीनीकरण किया गया, उसके सारे अंदर की डिटेल आप लोगों के पास रही। दूसरा काम इसमें क्या किया गया था, दूसरा काम अब तक आप लोगों ने देखा कि पहले हम आप लोगों को लिख दें, इस एक्ट के तहत कंपनी के प्रशासनिक एवं विधायिक कार्यों को अलग किया गया। अब आपको जो बात परेशान कर रही होगी कि कहीं कंपनी के प्रशासनिक कामों को, राजनीतिक कामों को, विधायिक कामों को, व्यावसायिक कामों को, ये किस तरीके से है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस पॉइंट को हम अच्छे से समझाते हैं। हालांकि वो लिखना नहीं होगा, आपको सिर्फ समझना है। हो गया, चलिए
अब इस बात को हम लोगों को समझना है कि इस एक्ट के तहत कंपनी के प्रशासनिक एवं विधायिक कार्यों को अलग किया गया, तो कैसे किया गया। भाई आपको पता था, अब लिखने वाला काम नहीं है, जिस सिर्फ आप लोग अगर भाई समझना चाहें तो सिर्फ समझना होगा आप लोगों को। बॉक्स के अंदर हम समझाई दे रहे हैं, अलग से चीज़ रहेगी इसलिए अलग प्रकार से हम अलग पेन से लिखे दे रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि 1700 में कंपनी आई थी काय के लिए, व्यापार के लिए। 1600 में कंपनी काय के लिए आई थी, व्यापार के लिए। व्यापार के बाद उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, राजनीति। तो यहाँ पर कंपनी के व्यापार प्लस, यहाँ लिखेंगे कार्य लिख लेंगे, जो सारी के सारी क्या लिखे यहाँ पर कार्य, व्यापार प्लस राजनीति करने लगी थी कंपनी। इन्हीं चीज़ों पर कंट्रोल करने के लिए कौन आया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इसमें क्या हुआ था, भाई पहले सिर्फ व्यापारिक मामलों को क्या थी, व्यापारिक मामलों की मान्यता प्रदान की गई। कंपनी राजनीतिक कार्य भी करेगी, इस चीज़ की मान्यता कब मिली थी, 1773 में। साथ में आप लोगों ने देखा 1773 के बाद आता है 1784 का आपका पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें राजनीतिक और व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों के लिए क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। व्यापारिक कार्य अलग और राजनीतिक कार्य अलग कर दिए गए, जब उन्होंने क्या बना दिया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर यानी नियंत्रक मंडल बना दिया था। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा राजनीतिक काम हो गए आपने। फिर इसके बाद अभी जो हम आपको बता रहे 1813 में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म किया गया। 33 में पूरे तरीके से व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। अब सिर्फ राजनीति बची थी। अब राजनीति में दो काम आ रहे थे, एक तो प्रशासनिक था और एक आपका हुआ करता था विधायिक। भाई प्रशासन का मतलब होता है कानून लागू कराना और विधायिक का मतलब होता है कानून बनाना। तो जे इन दोनों कार्यों को कब अलग किया गया, तो ये आप लोगों के 1853 में किए गए। तो कंपनी आई थी व्यापार करने, फिर व्यापार के साथ राजनीति की, राजनीतिक कार्यों को मान्यता भी मिल गई कि हाँ कंपनी राजनीतिक काम करेगी। यहाँ से आप लोग ब्रिटिश, यहाँ से किसका हस्तक्षेप स्टार्ट हो गया था, क्राउन का। क्राउन यानी ब्रिटिश संसद का या राजा रानी का, या हाँ ठीक है राजा रानी या ब्रिटिश संसद कहेंगे। और यहाँ से उसका हस्तक्षेप स्टार्ट हो गया था क्राउन का। तो फिर आए तो क्राउन ने व्यापारिक और राजनीतिक कामों को पहले अलग किया, कंपनी को सिर्फ व्यापार तक सीमित किया। ठीक है, राजनीतिक कार्यों पर किसका हस्तक्षेप रहने लगा, क्राउन का। 1784 में उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बना दिया, नियंत्रक मंडल बना दिया, तमाम सारी चीज़ों पर कंट्रोल करते रहे। फिर धीरे धीरे उसके पहले व्यापारिक कार्यों को अलग किया था, फिर धीरे धीरे क्या करने लगे, खत्म करने लगे। 1813 में यही खत्म करने का काम किया, 1833 में खत्म करने का। तो व्यापारिक काम खत्म हो गया, बच रहे थे कौन, सिर्फ राजनीतिक काम। राजनीतिक काम में प्रशासन होगा और विधायक। प्रशासनिक कामों में लगा दिया जाएगा कंपनी के ही अधिकारियों को, मतलब प्रशासन करने के लिए, रूल करने के लिए। और किन नियमों पर रूल किया जाएगा इनका डिसाइड करेंगे कौन, आप लोगों की ब्रिटिश संसद के सदस्य। तो ये विधायक यानी प्रशासनिक और विधायिक कार्यों को कब अलग किया गया, 1853 में। व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को कब अलग किया गया था, 1784 में। राजनीतिक कार्यों को मान्यता कब प्रदान की गई थी, 1773 में। तो हमने आपको लिखा कि इस एक्ट के तहत कंपनी के प्रशासनिक एवं विधायिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक, कंपनी के प्रशासनिक एवं विधायिक कार्यों को क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। इस बिंदु को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने आपको 1833 का जब चार्टर एक्ट पढ़ा रहे थे तो उसमें एक चीज़ बताई थी कि 1833 के चार्टर एक्ट में एक प्रावधान किया जाना था, यानी जैसे ही ब्रिटिश संसद के कंट्रोल में आता है भारत और कंपनी, तो वो कहते हैं कि भारत पर रूल करने के लिए भारतीयों की मदद लेना आवश्यक है, जरूरी है, आज नहीं तो कल लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि हम भारत में एक सिविल परीक्षा का आयोजन करेंगे। सिविल परीक्षा में भारतीयों के साथ बिना किसी भेदभाव का क्या किया जाएगा, निष्पक्ष तरीके से परीक्षा कराई जाएगी। भारतीयों को भी इसमें शामिल होने का मौका दिया जाएगा और भारतीय शामिल होंगे तो वो हमारी मदद करेंगे हमारे कार्यों में। लेकिन इस चीज़ का विरोध आप लोगों को पता है कि किसके द्वारा किया गया था, व्यापार मंडल के द्वारा, या हम कहें कि निदेशक मंडल के द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया गया था इसका विरोध। तो इस चीज़ को क्या कर लिया गया था, वापस ले लिया गया था। कब, 1833 में। प्रावधान को क्या कर लिया गया था, वापस ले गया। लेकिन 1853 आते आते क्या कर दिया गया, इस जो प्रावधान उन्होंने वापस लिया था, वापस से उस प्रावधान को लागू करने की चेष्टा दिखाई। तो लिखेंगे आप लोग, अगला कार्य रहेगा इसमें ग्रीन, अगर देखें तो आप लोगों को ग्रीन से लिखना हम स्टार्ट करें। अगला बिंदु रहेगा आप लोगों का, अगला बिंदु है आप लोगों का, इसमें आगे आप लोगों को लिखना है ऐसे, सिविल सेवकों के चयन हेतु, सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली
प्रतियोगी खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन की शुरुआत की गई। मतलब अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे हम लोग देते हैं वैसे ही क्या कर दिए गए, इनकी क्या कर दी गई, शुरुआत कर दी गई। इनकी शुरुआत कर दी गई किसकी, सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा की, जिसमें भारतीय भी शामिल हो सकते थे। लेकिन यह परीक्षा कहां हुई, शुरुआत की गई। यह परीक्षा कहां होनी थी, लंदन में होनी थी, लंदन में होनी थी। इसकी एज भी बहुत कम रखी गई। एज मतलब जैसे हम लोगों को अभी हम लोग सिविल सेवा की परीक्षाएं जो देते हैं तो उसके लिए मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए, इसमें 19 साल के लगभग रखी थी। समस्या क्या थी, 19 साल एज कम रखना मैटर नहीं कर रहा था। समस्या क्या थी कि उस समय भारतीयों में शिक्षा का प्रभाव कुछ तबके तक तो बहुत अच्छा था, है ना। तभी कुछ भारतीय लोगों ने सिविल सेवा की परीक्षा को पास भी किया, उत्तीर्ण किया और बाद में ठुकरा भी दिया। भारतीयों के आगे भाई बुद्धि के आगे अंग्रेज भी फैल हुआ करते थे उस समय। तो समस्या क्या थी, 19 वर्ष की समस्या ये थी कि जब तक कोई भी भारतीय ग्रेजुएशन की परीक्षा पास करता था तब तक वो 19 प्लस हो चुका होता था, है ना। तो कम से कम कितनी आयु रखी गई, 19 साल तक। मतलब कोई भी ग्रेजुएशन या ग्रेजुएट नहीं हो पाया करता था, थोड़ा सा लेट कभी, क्योंकि लेट शिक्षा ग्रहण किया करते थे। हम लोगों के देश में 5 साल में कक्षा 1 में एडमिशन दिलाना की व्यवस्था अभी स्टार्ट हुई है। पहले तो व्यक्ति 10-10 साल का हो जाता था, हो सकता है क्लास 2 में पढ़ रहा हो, 3 में पढ़ रहा हो, इस तरीके की व्यवस्था बड़ी गड़बड़ाई हुई थी। तो व्यक्ति 25 साल का हो जाता था तब कहीं जाए कि उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता था। अब 25 साल का व्यक्ति ग्रेजुएशन जब कंप्लीट करेगा तब तक वो ओवर एज हो जाता था। पढ़ने के बाद वो पेपर भी देने कहां जाना पड़ेगा, लंदन। सारी प्रक्रिया कहां होनी थी, लंदन यानी भारत में। इसकी शुरुआत भारत के व्यक्तियों को शामिल होने का इजाजत थी, परंतु कहां जाना पड़ेगा, लंदन जाना पड़ेगा। तो ये मतलब स्टार्टिंग तो हुई, लेकिन हम लोगों के लिए उतने फायदेमंद साबित नहीं हुई। और जबकि 1833 में तो इसको रोक ही दिया गया था कि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। 1853 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। और अच्छा, किस तरीके से व्यवस्था की जाएगी, किन व्यवस्थाओं के अंतर्गत इसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा, कैसे पेपर होगा, तमाम सारी चीजें हैं। तो लिखेंगे इस आयोजन के लिए, यानी सिविल सर्विस परीक्षा के आयोजन संबंधी प्रावधानों के लिए या हेतु, इस आयोजन संबंधी प्रावधानों हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसको कहते थे हम मैकाले समिति। मैकाले कमेटी का गठन किया गया था। और मैकाले कमेटी का गठन कब किया गया था, 1854 में। तो सिविल सेवकों की चयन हेतु परीक्षा से संबंधित कौन सी कमेटी का संबंध है, मैकाले समिति का है। परीक्षा कहाँ होनी थी, लंदन में। लंदन में शुरुआत कब से हो गई थी, 1853, यानी भारतीयों को शामिल होने की इजाजत तो 1853 से मिल गई थी, लेकिन भारत में ये परीक्षा बहुत लेट आएगी, 1900 में आएगी जी। ठीक है, तो इस आयोजन संबंधी प्रावधानों हेतु एक क्या गठित की गई थी, मैकाले कमेटी, जिसको मैकाले को आप लोग जानते हैं लॉर्ड मैकाले विधि सदस्य के रूप में बनकर आया था। इसी की अध्यक्षता में एक कमेटी का क्या कर दिया गया था, गठन कर दिया गया हुआ था। ठीक, इतनी चीज को आप लोग नोट करिए। अभी एक पॉइंट और इसी में हम लिखे दे रहे हैं, जगह है हम लोगों के पास। तो यहाँ पर आप, अच्छा, हमने आपको बताया था कि जैसे मान के चलो हम लोगों का जो देश हुआ करता था भारत, पहले तो हम लोगों के यहाँ अफगानिस्तान से लेकर यहाँ तक म्यांमार के छोर तक, बर्मा तक हम लोगों का भारत ही भारत फैला हुआ करता था। लेकिन स्पेशली 3 जगह इनका अंग्रेजों का वर्चस्व देखने को मिलता था, बंबई, मद्रास और बंगाल। बंगाल के गवर्नर जनरल को उठा के कहाँ का, पूरे भारत का बना दिया गया था। बंबई का गवर्नर बंबई में था, मद्रास का गवर्नर मद्रास में था, बंगाल का गवर्नर जनरल कहाँ का पहुंच गया था, पूरे भारत के लिए काम कर रहा था। तो बंगाल में शासन व्यवस्था ठीक से चलती रहे तो कोई ना कोई तो उस जगह, खाली जगह या उसके काम करने के लिए रखना चाहिए ना। तो बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर दी गई थी। तो चौथा काम आप लोगों को यही लिखना है कि बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर की क्या की गई, नियुक्ति, यानी उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई, LG की जिसे हम लोग कह सकते हैं। तो अगला बिंदु रहेगा चौथा, बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर की क्या की गई, नियुक्ति की गई। साथ में लिखेंगे
या लेफ्टिनेंट गवर्नर को आप लोग प्रशासक लिख सकते हैं, प्रशासक, प्रशासक भी लिख सकते हैं। आज भी हम लोगों के देश में जितनी भी यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहाँ पर सीएम होता है वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, जहाँ सीएम नहीं होता वहाँ पर प्रशासक होता है। तो आप लोग प्रशासक को लेफ्टिनेंट गवर्नर कह सकते हैं। इसी लेफ्टिनेंट गवर्नर को शॉर्ट फॉर्म में एलजी कहा जाता है। ठीक, 1853 में हम लोग अब तक 4 चीज़ें पढ़ते आए, यानी कि भारत के गवर्नर जनरल की परिषद की नवीनीकरण किया गया। दूसरा बात आप लोगों को बताई थी कि सिविल आपकी अगली बात कौन सी, सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। साथ में हमने आपको बताया था कि व्यापारिक एवं वो प्रशासनिक एवं वैधायिक कार्यों को क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, उसी को संसद कह दिया गया, छोटी संसद। आप लोगों को सब तमाम सारी चीज़ें बता दी। चौथे में क्या था, बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर की क्या कर दी गई, नियुक्ति कर दी गई। साथ में आप लोगों का अगला कौन सा परिवर्तन देखने को मिलता है, अगले परिवर्तन को आप लोग नोट करेंगे। एक संस्था का नाम हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे, लगभग 1600 से पढ़ते आ रहे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या ऐसे लिखेंगे इसको, निदेशक मंडल, निदेशक मंडल। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कह सकते हैं आप लोग, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सदस्य संख्या में भी परिवर्तन, सदस्य की संख्या में की सदस्य संख्या इस तरीके से लिखेंगे, सदस्य संख्या पहले कितनी हुआ करती थी, 24 से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई। सदस्यों की संख्या कितने से घटाकर, वो 24 से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई। बात यहां भी नहीं संभली, यानी क्योंकि भाई ब्रिटिश सरकार एकदम से मूड में थी कि अब भारत पर कंट्रोल और भारत पर कंपनी के जो हस्तक्षेप है उस चीज को एकदम से बिल्कुल हाथ में लेना है, किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो 18 कर दी गई। इन 18 में से 6 सदस्य क्राउन के द्वारा चुने जाएंगे, क्राउन के द्वारा चुने जाएंगे। इसका क्या मतलब है भाई, निदेशक मंडल किसे कहा जाता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसे कहा जाता था, ऐसे व्यापारियों को जिनका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में निवेश 1000 से ज्यादा हुआ करता था। जब कंपनी आई थी तब 500 निवेश था, लेकिन 1773 में 1000 निवेश कर दिया गया था। तो निदेशक मंडल किसको, निदेशक मंडल में कौन से 24 सदस्य शामिल हुआ करते थे जिनका कंपनी में 1000 पाउंड से भी ज्यादा का निवेश हुआ करता था, उनमें से 24 सदस्यों को चुना जाता था। तो 1853 में इनकी संख्या कितनी गई, 24 से घटाकर उन्होंने कर दी कितनी, 18। और 18 में से कितने सदस्य रहेंगे, 6 किसके रहेंगे, आप लोगों की प्रीवी काउंसिल कर सकते हैं, या क्राउन के सदस्य रहेंगे। क्राउन के सदस्य कितने रहेंगे, 6, और बचे हुए 12 सदस्य किसके रहेंगे, कंपनी के। तो आपने देखा कि पहले तो कंपनी भारत में व्यापार करने आई, कंपनी ने राजनीति स्टार्ट की, तो राजनीतिक कार्यों को मान्यता प्रदान की, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान्यता प्रदान कर दी। साथ ही राजनीतिक और व्यापारिक कामों को अलग कर दिया, कंपनी को व्यापारिक कामों तक समेट दिया। राजनीतिक कामों पर हस्तक्षेप खुद जमाना स्टार्ट किया, किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राजनीतिक कार्यों को करते करते कंपनी के व्यापारिक कार्यों को भी क्या करने स्टार्ट कर दिया, कम करना। जैसे पहले व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से खत्म किया, चीन और चाय पर बना रहा। 1833 में आते ही पूर्णतः रूप से खत्म कर दिया, लेकिन उनसे कहा कि अभी आप बने रहेंगे, कुछ प्रशासन के कामों में आप मदद करते रहेंगे, और उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वो बात मान ली जिसमें उन्होंने सिविल सेवकों की परीक्षा हेतु भारतीयों को शामिल होने पर विरोध किया था, वो मान ली। लेकिन 1853 में आते ही उस चीज को भी उन्होंने किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लागू कर दिया। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत पर अधिकार तो पा ही रही थी, भारत पर अधिकार तो पा ही रही थी, साथ में कंपनी के वर्चस्व को खत्म करने में भी लगी हुई थी। कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ब्रिटिश गवर्नमेंट का मतलब होता है ब्रिटिश संसद या राजा रानी, क्योंकि संसद वही काम करेगी जो राजा रानी होगा, राजा रानी के मन का होगा, या जो राजा रानी के मन का होगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। संसद में जो कुछ है उसका सारा कुछ पता राजा रानी को रहेगा। तो कंपनी के इसको भारत पर अधिकार प्राप्त करने के साथ साथ कंपनी के वर्चस्व को कम करने का काम कौन किया जा रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा था। यहाँ पर भी यानी कंपनी को व्यापारिक अधिकार प्राप्त हुआ था, बाद में व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। उन्होंने कहा प्रशासनिक में हिस्सा रहेंगे, प्रशासनिक में कंपनी के साथ साथ अब भारतीयों की भी हिस्सेदारी होने लगी। और साथ में जो उनका सबसे बड़ा बोर्ड हुआ करता था, किसका, कंपनी का, व्यापारियों का जो सबसे बड़ा समूह हुआ करता था, उसमें भी राजनीति हो गई। यानी 6 सदस्य किसके द्वारा, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा या ब्रिटिश संसद के द्वारा चुन के भेजे जाएंगे। तो भाई भारत में तो कंट्रोल किया ही किया, अधिकार प्राप्त किया, सब कुछ किया। ब्रिटेन में भी बैठे लोगों के अंदर क्या किसका हस्तक्षेप पहुंच गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का।
इन सारी चीजों से इतना तो क्लियर हो चुका था कि कंपनी का अस्तित्व भारत में क्या है, खतरे में है। कंपनी का अस्तित्व भारत में खतरे में है। और 1853 के चार्टर एक्ट को देख के हम लोग इतना अंदाजा लगा सकते थे कि भारत में कंपनी का शासन कभी भी समाप्त हो सकता था। तो आप लोगों को एक पॉइंट यह भी नोट कर लेना है किस तरीके से कि इस एक्ट के फलस्वरूप, अगला रहेगा, इस एक्ट के फलस्वरूप यह स्पष्ट दिख रहा था, स्पष्ट दिख रहा था कि भारत में कंपनी के शासन को कभी भी समाप्त किया जा सकता है, कभी भी समाप्त किया जा सकता है। कंपनी के शासन को भारत में कभी भी समाप्त किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए, व्यापारी का एकाधिकार छीन लिया गया, व्यापार का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। तमाम सारी चीजें कंपनी के अगेंस्ट हो चुकी थी, भारतीय टोल ब्रिटिश गवर्नमेंट पा चुकी थी। पहले व्यापार करने को, भाई पूरा देश ही अब हमको मिल रहा है तो हम व्यापार करने की तो मैं छूट का दें, व्यापार भी हम अपने हिसाब से करेंगे। तो कंपनी के शासन को कभी भी समाप्त किया जा सकता था। जी किसकी बात हुई हम लोगों के 1853 के चार्टर एक्ट की। अब हम आपको 5 मिनट या 6 बातें हैं, 6 मिनट का काम रहेगा। आप लोग 6 मिनट के हिसाब से ही 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। 1853 के चार्टर एक्ट में हमने आपको बताया कि इसको पहले तो चार्टर एक्ट की श्रृंखला में अंतिम चार्टर एक्ट माना जाता है 1853 को। ये आप लोगों की एक पहचान। दूसरी चीज क्या हुआ करती थी, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल की परिषद का क्या किया गया, नवीनीकरण। नवीनीकरण यानी कुछ नया होगा। नया क्या था कि जो चौथा सदस्य अभी पूर्ण सदस्य नहीं था उसको पूर्ण सदस्य बना लिया गया। दूसरी बात, कंपनी जो इसके गवर्नर जनरल की परिषद में 4 स्थायी सदस्यों के साथ साथ 6 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिसे विधान पार्षद कहा गया। इन विधान पार्षदों में से 4 सदस्य तो 4 प्रेसिडेंसी से आएंगे, 2 सदस्य अन्य जगह से लाने थे। और इस तरह कंपनी के भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या टोटल 12 हो गई थी। इसी परिषद को केंद्रीय विधान परिषद कहा गया, छोटी संसद कहा गया, जो अब भारत में गवर्नर जनरल के साथ या उसके काम में मदद करेगी। यानी भारत में जो विधान बनने हैं, नियम कायदे कानून बनने हैं, उसका विचार विमर्श करने का काम विधान परिषद का दे दिया जाएगा। पहला काम था। जब विधान बनाने का काम बनने के लिए संस्था बन चुकी है तो कंपनी के प्रशासनिक एवं विधायक कामों को क्या कर दिया गया, अलग अलग। अब प्रशासनिक कामों का मतलब क्या था कि जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर कलेक्टर होते हैं, एसडीएम होते हैं, जी हम लोगों पर प्रशासन करते हैं, ठीक है। जबकि आप लोगों का जो मुख्यमंत्री हो गया, विधायक हो गया, इन लोगों का शासन चलता है, ये सरकारें होती हैं इनका। तो प्रशासनिक कामों में कंपनी के अधिकारियों का यूज किया जाएगा और विधायक कार्यों में भाई गवर्नर जनरल उसकी परिषद का काम करेंगे। दूसरी बात हो गई थी कि कंपनी के प्रशासनिक एवं विधायक कार्यों को अलग कर दिया गया। तीसरा क्या था कि 1833 में जिस प्रावधान को इन्होंने क्या किया था, खत्म किया था कि सिविल सेवकों की परीक्षा हेतु खुला आयोजन, कि भाई भारतीय भी शामिल हो। 1833 में तो निदेशक मंडल के कहने पर रुक गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन 1853 में नहीं रुकी। सिविल सेवकों की परीक्षा का खुला आयोजन किया जाने लगा। लंदन में परीक्षा की जाएगी और उसके लिए कमेटी का भी गठन कर दिया गया, जो लॉर्ड मैकाले की समिति अध्यक्षता में की गई। इसके बाद चौथी बात आप लोगों की हमने लिखी है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को जब भारत का गवर्नर जनरल बना गया था 1833 में, ठीक है, 33 के बाद 53 तक आए तो देखा गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत के लिए काम कर रहा है, तो बंगाल में कुछ ना कुछ चीजें फीकी पड़ रही हैं। उन चीजों में कोई भाई व्यवस्था गड़बड़ा ना जाए, इसलिए उन्होंने बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासनिक या एलजी की क्या कर दी, नियुक्ति कर दी। साथ में ये तो सारी चीजें हुई भारत में। अब ब्रिटेन में क्या क्या परिवर्तन हुए, तो ब्रिटेन में बैठा हुआ करता था कोड ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल जिसे हम कहें। निदेशक मंडल में टोटल कितने सदस्य हुआ करते थे, पहले 24। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस तरीके से कंट्रोल किया कि 24 की जगह अब आपके निदेशक मंडल में कितने सदस्य होंगे, 18। और 18 में भी हम 6 सदस्य हमारे द्वारा चुने जाएंगे और 12 सदस्य किसके होंगे, वो व्यापारियों के समूह के होंगे, 12 उनके 6 हमारे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, तो इस तरीके से निदेशक मंडल में भी क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। साथ में इस एक्ट से हमने देखा कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार चले गए, एक अधिकार भी चला गया, अधिकार भी चला गया, प्रशासनिक कार्यों से भी हाथ धोने लगे। तो यहां से चीजें क्या होने लगी, थोड़ा सा ऐसे लगने लगे कि कंपनी का काम खत्म है। और भाई किसका काम चलेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट काम कर रही है जी। कंपनी को भी पता लग गया, कंपनी के अधिकारियों को भी पता लग गया। तो इसी चीज का भाई मिसयूज
1848 से लेकर 1856 तक आप लोगों ने लॉर्ड डलहौजी के बारे में सुन रखा होगा, है ना। तो हड़प नीति यहीं से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि सारी चीज़ें एकदम से चेंज हो रही थी। कंपनी वालों को लग रहा था कि हमारा काम खत्म है, तो हम जितना सब कुछ अभी कर लें, उसके बाद पता नहीं किस दिन भगने का मौका मिल जाए। दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट चाह रही थी कि भारत पर जितना कंट्रोल ले सकते हैं अभी कंपनी के थ्रू ले लो, बाद में हम लोग सिर्फ रूल करेंगे, यानी जितना भी दंगा फसाद लड़ाई दंगे होने हैं वो कंपनी के थ्रू करा लो, ताकि हमारा नाम सेफ रहे, कंपनी को बाद में हम लोग साइड कर देंगे, तो सबको लगेगा। वो हुआ भी वही था। तो 1853 के चार्टर एक्ट के परिणाम स्वरूप हम यह कह सकते हैं कि इस एक्ट के बाद कंपनी का शासन कभी भी समाप्त हो सकता था। 1853 के बाद 54 निकलेगा, 55, 56 निकलेगा, और 57 में आप लोगों की स्टार्टिंग में, यानी मार्च अप्रैल से स्टार्टिंग हो जाती है किसकी, 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति में स्थिति एकदम से डगमगा जाएंगी, यानी ब्रिटिश शासन की पूरी तरीके से नींव हिल जाएगी, कंपनी को बड़ा झटका लगेगा। यानी कमजोर व्यक्ति को ऐसा समझ लो कि किसी ने मारा हो, यानी कंपनी को कमजोर तो कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और मंगल पांडे जैसे लोगों ने क्या किया, बड़ा झटका दिया, यानी कि विद्रोह हुए, तो कंपनी पूरी तरीके से डगमगा गई। हालांकि कंट्रोल कर लिया उस चीज को, लेकिन तब तक भारतीयों का विश्वास कंपनी पर से उठ चुका था, और इस चीज का फायदा उठा लेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के शासन को तुरंत समाप्त कर दिया गया 1857 की क्रांति के बाद, और 1858 से कह दिया गया कि अब भारत में कंपनी का नहीं, ब्रिटिश क्राउन का शासन चलेगा। अब कंपनी में गवर्नर जनरल की नहीं, ब्रिटेन की राजा रानी की बातें चलेंगी। अब क्या होगा, लोगों को लगने लगा कि कंपनी का शासन था इसलिए हम लोगों पर मारपीट अत्याचार हुआ करता था, जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट या क्राउन का शासन जब आएगा तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, रानी बड़ी अच्छी हैं और रानी अच्छे से शासन करेंगी, हम लोगों की बातों को सुनेंगी समझेंगी। परंतु ऐसा होने वाला कुछ नहीं था। जो लॉलीपॉप पहले आप लोगों को बिना किसी कवर के दिया जा रहा था, बचपन में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो होता ना लॉलीपॉप होता, वो डिब्बे में निकाल के दुकानदार दे दिया करता था, हम लोग सीधा खाना स्टार्ट कर दिया करते थे। तो वैसे जो लॉलीपॉप खाते थे वो कंपनी के द्वारा दिया जाता था। अब बस सिर्फ और सिर्फ उस लॉलीपॉप पे क्या करेंगे, एक पॉलीथिन का कवर चढ़ा दिया जाएगा, वो कवर होगा राजा रानी के नाम का, यानी क्राउन के नाम का। अंदर निकलना वही लॉलीपॉप है, रहनी सारी वही व्यवस्था है, अत्याचार सेम रहेंगे, बातें सेम रहेंगी, भारतीयों का थोड़ा सा इंटरफेयर बढ़ जाएगा, लेकिन अंदर से व्यवस्था और उनकी जो कूटनीति या राजनीति रहेगी वो उनकी वही रहेगी, भारत को गुलाम रखने की। तो 1853 की क्रांति के बाद क्या घटनाएं होती हैं, किस तरीके से चीजें चेंज होती हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, है ना। जिस सारी चीजों को डिस्कस करने के लिए हम लोग अगली वीडियो बनाएंगे। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 1858 का, भाई जो भी उसको जो भी कहा जाएगा, अभी हम उसके टॉपिक को ओपन नहीं करेंगे, 1858 के बारे में पढ़ेंगे, यानी कंपनी इसके क्रांति के बाद की चीजें पढ़ेंगे। तब तक आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि इससे हम लोगों को भी अच्छा लगता है, और आप जुड़े रहेंगे तो बेहतर कंटेंट मिलता रहेगा। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, और यदि आपका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ गया तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आप लोगों को पॉलिटी या राज्य व्यवस्था में अच्छा परफॉर्मेंस देने से नहीं रोक सकती। धन्यवाद। जय श्री राम।